ज्यों ज्यों ट्रेन गांव के समीप आती जा रही थी, मेरे मन को कई तरह के ख्याल सता रहे थे। पूरे 20 वर्ष गांव लौट रही हूँ, अपनी पढ़ाई पूरी करके और कुछ दिन नौकरी में गुजार कर। क्या अब भी वैसा ही होगा मेरा गांव? वैसी ही पगडंडियां, खेत, कुएं, बावड़ी, नदी और बसवाड़ी। बसवाधी का स्मरण आते ही मैं भय से सिहर उठी। अरे वहाँ तो चुड़ैलें रहती थीं, क्या अब भी वहाँ होगी? गांव से बाहर की तरफ गड्ढियां थीं, जिनमें बरसात का पानी भरा रहता था। उन गड्ढियों के आसपास बसवाड़ी उगी थी, शायद उन गड्ढियों की नमी की वजह से। गड्ढियों का पानी जहाँ शौच के बाद सफाई के काम आता था, वहीं बसवाधी के मोटे मोटे बांस, उनकी पतली पतली कैनियां और पत्ते मिलकर ऐसा घना झुरमुट बनाते कि वहाँ गमवई स्त्रियों की इज्जत सुरक्षित रहती, अर्थात वहाँ वे निश्चिंत होकर शौच कर सकती थी। सुबह पौ फटने से पहले और शाम को अंधेरा होने के बाद स्त्रियां झुंड में तो कभी अकेली भी बसवाती हो आती थी। तब आजकल की तरह घर घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। गांव के लड्डाचके अक्सर गर्मी की दोपहरिया में गड्ढाहियों तक जाते, वहाँ सीधद्धी और गिरई मछली पकड़ते, बांस के पत्ते को जलाकर भूनते और खा पीकर थोड़ी ही दूर पर स्थित नदी में नहा धोकर लौट आते। कभी कभी वे डीह बाबा तक जाते और बाग बगीचों से तोड़ते कच्चे पक्के फल फूल चढ़ाकर लौट आते। लड्ढा की आम अपनी दोपहरियां गोटी खेलकर, एक दूसरी की डील हेर कर या फिर इधर उधर की बातें करते काटती। गांव में एक ही प्राइमरी पाठशाला थी, जो बरगद के पुराने घने पेड्डाच के नीचे लगती थी। बच्चे घर से बोरा, पटरी व खद्दियां लेकर वहां जाते। पटरी को रोज ही कोयला घिसकर चमकाया जाता था। उस पर लाइन खींचने के लिए दूधिया पानी तैयार होता, जिसमें मोटा डोरा डालकर उससे लाइनें खींची जाती। फिर नरकट की कलम या सूखी दूधिया से बनाकर सुंदर अक्षरों में लिखा जाता। पाठशाला में एक ही मास्टर थे, जिनका नाम तो रमाशंकर था, पर बच्चे उन्हें यमराज कहते। तवे की तरह काले, लंबे चौड़े, लाल आंखों और बड़ी बड़ी मूंछों वाले मास्टर साहब जब अपने उजले लंबे दांत निकालकर हो करके हंसते, तो अधिकांश बच्चे जांघिए में ही पेशाब कर देते। वे मारते भी बहुत थे। उनके हाथ में हमेशा हरी छड़ ही रहती, जो पेडराज की ताजा टहनी से बनी होती, जिसकी मार से निशान तो नहीं पड़दाचता था, पर उसके लगते ही बच्चे को मिर्गी का दौरा सब पडीडी जाता। अरे माए, अरे दादा, अरे बाप की पुकार मच जाती। स्कूल में जब मास्टर जी नहीं रहते या फिर कहीं जाकर गपिया रहे होते, हम बच्चे खूब हो हल्ला करते, तमाम बातें करते, जो आगे बढ़कर चुड़ैलों तक पहुंच जाते। एक लड्डच जो 12 साल की थी और जिसकी शादी भी हो चुकी थी, हम लोगों के साथ कक्षा 2 में PRH रही थी। उम्र के हिसाब से वह सयानी भी थी। एक दिन उसने बताया कि उसके दादाजी के पास रोज एक चुड़ैल औरत बनकर आती है और मल का उपटन व पेशाब का तेल लगाकर चली जाती है। एक लड्डे का बताता था कि उसने चुड़ैल देखी है, सामने वाले सेमर के पेड्डी पर बंदर की तरह चरच रही थी। ऐसे अनगिनत किस्से। मैं डर के मारे कांपने लगती। घर पहुंचकर दादी की गोद में छिप जाती। थोड़ी देर के बाद पूछती दादी, क्या चुड़ैल होती है? दादी कहती, होती है ना। फिर एक घटना सुनाती। एक बार मेरी मौसी मूर्ति, जिन्हें गांव के लोग मूर्तियां कहते थे, को आधी रात को ही बसवाधी जाने की जरूरत महसूस हुई। वे बद्धी निडर थी, अकेली ही निकल पड़ी। बसवाड़ी होकर वे नदी के किनारे से वापस आने लगी तो देखा कि एक बड़ी सी रोहू मछली वहाँ रेत में पड़ी है। मौसी का मन ललचा गया। वे उसे पकड़ दधने लगी तो मछली उछलकर आगे चली गई। मौसी भी बढ़ी, फिर आगे मछली, पीछे मौसी। आखिर में मछली पानी में चली गई। मौसी समझ गई कि यह मछली नहीं, कुछ और है, पर वे बिना डरे और मुड़े सीधे घर की तरफ चली तो पीछे से किसी के नाक से बोलने जैसी आवाज आने लगी, ए मुर्तियां रोहू खइबे लोहू। मौसी ने पलट कर नहीं देखा, वरना जान से चली जाती। मैं डर कर पूछती, दादी वो मछली क्या चुड़ैल थी? दादी कहती, नहीं, बुद्धवा था। जो लोग पानी में डूब कर मर जाते हैं वो बुद्धवा बन जाते हैं। जब तुम्हारे पैर में नदी के किनारे लिबलिबा लिजलिजा सा कुछ चिपकने लगे तो समझ लेना बुद्धवा पकड़ डाह रहा है। मैं चीख कर रोने लगती तो माँ आकर दादी को डांटती, क्यों बच्ची को डराती है? मैं इसे अपने भाई के घर भेज दूंगी, यहाँ रहकर बर्बाद हो जाएगी। फिर दादी और माँ में झगड़ा शुरू हो जाता और मैं भागकर बुआ के पास जाती तो वह भी चुड़ैलों के बारे में अपने अनुभव सुनाने लगती। अन्यतः माँ ने मुझे पढ़ने को शहर भेज दिया। हाई स्कूल पास करने के बाद जब मामा के साथ गांव लौटी तो बहुत कुछ बदला हुआ था, पर चुड़ैलें और उनकी कहानियां उसी प्रकार थीं। एक दिन मैं बसवाड़ी की तरफ दोपहरिया में कुछ लड़कियों के साथ निकल गई तो धूप लग गई। लौटते तेज बुखार हो गया। बस क्या था, सारा गांव इकट्ठा हो गया। सबको संदेह था कि अवश्य ही मुझे चुड़ैल ने पकड़ डट लिया है। सुंदर सयान लड्डकी देख ललचाई गई होगी। फिर सोखा चाचा बुलाए गए। सोखा गांव का वह मर्द प्राणी होता था जिससे चुड़ैलें भय खाती थीं, जिसकी जरूरत गांव के किसी भी घर को पड्डी डी सकती थी। इसलिए सोखे को अनाज कटाई के समय ही सभी घरों से पर्याप्त अनाज दे दिया जाता था, जिसे सोखैती कहते थे। सोखा को बुलाया जाता देखकर मामा मेरे पास आए और बोले, देखो बेटा, कुछ भी हो जाए तुम हाथ पैर मत पटकना, बकझक मत करना, चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होती, तुम्हें लू लगी है बस। सोखा चाचा ने मुझे अपने सामने बैठाया और मंत्र पढ़ने लगे। फिर हाथ पैर पटकने लगे, पर मैं बैठी मुस्कुराती रही, क्योंकि सोखा चाचा के ठीक पीछे मामा खड़े थे और मुझे धैर्य रखने के इशारे कर रहे थे। बड़े घर के लड्डच की थी, इसलिए मुझे न तो लाल मिर्ची की धुनी दी गई, न मारा पीटा गया, वरना गरीब घरों की स्त्रियों को सोखा चाचा मारते पीटते थे, लाल मिर्ची की धुनी देते थे।
एक बार पटेड हाउस की मीना दीदी के गाल को उन्होंने चिमटे से दाग दिया था। हट्टे कट्टे मर्द सोखा की मार से चुड़ैलें त्राही त्राही करती भाग खद्दी होती थी। शहर लौटने पर मैंने मामा से पूछा, चुड़ैलें औरतों को ही क्यों पकड़ ढती हैं, मर्दों को क्यों नहीं पकड़ ढती? मामा मुस्कुराते हुए बोले, अब ये भी पूछ कि मर्द ही सोखा क्यों होते हैं, औरतें क्यों नहीं? मैंने उत्सुकता से पूछा। हाँ मामा बताओ ना। मामा बोले, सबसे पहले यह जान ले कि भूत प्रेत चुड़ैल सब भ्रम है, भय है भूत। अच्छा ये बता, हिंदी में भूत, स्विंगाल, अंग्रेजी में पास्ट का क्या मतलब है? बीता हुआ ना, जो बीत गया, गुजर गया, यानी खत्म हो गया, वह वापस आकर कष्ट कैसे दे सकता है? पर मामा, मैंने खुद औरतों को खेलते देखा था। इस दौरान वे उछल उछल कर गिरती हैं, उन्हें बहुत चोटें भी आती हैं। कोई जानबूझकर अपने शरीर को क्यों कष्ट देगा? मैंने अपनी बात रखी तो मामा ने समझाया, बेटा जब मन का कष्ट बहुत बढ़ जाता है तो तन की कष्ट की तरफ ध्यान नहीं जाता। तू तो जानती ही है गाँव में औरतों के जिम्मे कितना काम होता है। सुबह से रात तक खटती रहती हैं, कूटना पीसना, फटकना, पछोरना, पकाना खाना, बर्तन भद्दिया, जादू बहारू के साथ ही अचार, बड़ी पापद, कंपोनेंट प्लेसमेंट पाना, गोबर पाटना, गाय भैंस की देखभाल, कितना गिनवाऊं। ऐसे में उनको अपने बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। बिल्कुल बंधुआ मजदूर होती हैं वे। ऐसे में सुबह शाम को बांसवाड़ी जाने के बहाने उन्हें थोड़ी देर के लिए आजादी मिलती है। मामा चुप हो गए तो मेरी उत्सुकता और बढ़ा गई। क्या मामा? फिर यही कि उस समय उनकी दमित इच्छाएं, कल्पनाएं खुली हवा में सांस लेती हैं। उनके काट दिए गए पंख उनके शरीर से आ लगते हैं। वे खुले आकाश में उड़ीडीएच जाना चाहती हैं, पर अपने दमित जीवन की विवशता व बंधनों को सोचकर उदास हो जाती हैं। वे सोचती हैं, आखिर क्यों वे अन्याय अत्याचार सहकर भी चुप रहने को विवश हैं? वे कब तक, कितना और क्यों सहें? अपनी वस्तु स्थिति का ज्ञान उनमें बदले की भावना भर देता है। परिणाम यह होता है कि घर पहुँचते पहुँचते उन्हें चुड़ैल पकड़ दाच चुकी होती है। फिर वे कभी हंसती हैं, कभी विलाप करती हैं और हाथ पैर सिर पटकती हैं। दरअसल वे अपने को मनुष्य समझे जाने के लिए चीत्कार करती हैं। घर में रहने पर वे पर्दानशीन माँ बहन, बेटी बहू होती हैं। किसी से अपनी व्यथा नहीं कह सकती तो चुड़ैल के बहाने ही अपनी भद्दास निकाल लेती हैं। तो मामा, इसका मतलब औरतों की अतृप्त इच्छाएं व दमित स्वतंत्रता ही चुड़ैल होती है। पर सोखा तो उन्हें बहुत मारता पीटता है, फिर उनके घर के मर्द मना क्यों नहीं करते? मैंने अपनी चिंता व्यक्त की तो मामा ने कहा, क्योंकि जिस तरह दमित गुलाम स्त्रियों की इजाद चुड़ैलें हैं, उसी प्रकार मर्दों की इजाद सोखा है। मर्द समाज जानता कि स्त्रियों पर सवार चुड़ैलें उनके घर की इज्जत का तमाशा बना सकती हैं, घर की भीतरी कालिख को सबके सामने उनके मुंह पर मल सकती है, आजाद हो सकती हैं। इसलिए उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए सोखा की परिकल्पना की। इस तरह स्त्रियां डाल डाल थीं तो मर्द समाज पात पात निकला। महिला सोखा का निर्माण उसने इसीलिए नहीं किया कि हो सकता है स्त्री होने के नाते उसे चुड़ैलों से बहना पा हो जाता, या फिर महिला चुड़ैलों की इतनी दुर्दशा न कर पाती जिससे हमेशा के लिए वे भाग जाए और औरत फिर से मादा बन जाए। सोखा का इसीलिए मर्द समाज बद्धा सम्मान करता था, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। ट्रेन रुकी तो मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। गांव पहुंचकर देखा कि अब वह छोटे मोटे कस्बे में बदल चुका है। नदी सूख चुकी है, बहुत सारे खेतों में मकान बन गए हैं, बहुत सी दुकानें भी फास्ट फूड, कोका कोला, मोबाइल फोन की भी दुकानें हैं। अब सबके घरों में शौचालय है। कई स्कूल और इंटर कॉलेज भी खुल चुके हैं। गरीब बच्चे भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाते हैं। वह पटरी स्केल और खड्डिया के बदले कापी पेन का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रगति अच्छी लगी। रात को माँ से बातचीत होने लगी तो पूछ बैठी, माँ क्या अब यहाँ किसी को चुड़ैल नहीं पकड़ ढती? माँ हंसी, जब सोखा नहीं रहा तो चुड़ैलें कहाँ रहेंगी? सोखा कहाँ गया माँ? उसने धंधा बदल लिया है, अब वह दारू बेचता है दारू पर। दारू गाँव में आई, कहाँ से? सोखा ही लाया। शुरू में फुटबॉल जैसे खोल में मंगवाता था, फिर कनस्तरों में मंगवाने लगा। अब तो उसने कच्ची शराब की भट्टी उसी जगह खोल ली है जहाँ पहले बसवादी थी, यानी जहाँ चुड़ैलें थीं। हाँ, अब जहाँ सोखा वहाँ चुड़ैलें, और जहाँ चुड़ैलें वहाँ सोखा। शाम को चलना दिखाऊंगी। चुड़ैलों को शाम को धुंधलके में मैंने शराब की वह भट्टी देखी जहाँ पर ढेर सारी बोतलें थीं और बोतलों में बंद थीं चुड़ैलें। कुछ चुड़ैलें पुलिस की वर्दी में सोखा से छड़ावा मांग रही थीं। जो लोग वहाँ बैठे थे उनके सामने बोतलों में बंद थीं चुड़ैलें। जो बोतल खाली कर चुके थे उन पर चुड़ैलें सवार हो चुकी थीं। उनमें से कुछ घर पहुंचकर अपनी औरत बच्चों को पीट रहे थे, कुछ नालियों में तो कुछ इधर उधर पलटनी खा रहे थे। सोखा अपने सामने रखे टीवी में माइकल जैक्सन का नाच देख रहा था जिस पर चुड़ैल सवार हो चुकी थी। बाप रे, इतनी चुड़ैलें इतने रुपयों में। मैंने हंसते हुए माँ से कहा, अच्छा हुआ माँ कि चुड़ैलों ने औरतों को छोड़ कर मर्दों को पकड़ डांट लिया है।